गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लाइफ शिल्प एकेडमी। आज हम सीयूईटी 2025 के टॉपिक रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे जो कि इकोनॉमिक्स डोमेन में आता है। आई एम अनमोल झा एंड आर यू रेडी टू स्कोर 800 ऑन 800 इन सीयूईटी? देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं कि रूरल डेवलपमेंट से हमारा मतलब क्या है। रूरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक, सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशन ऑफ रूरल एरियाज। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक, सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशंस ऑफ रूरल एरियाज। हम यहाँ पे किस चीज की बात करेंगे इस पूरे के पूरे वीडियो में, कि किस तरीके से जो है हम गांव के अंदर डेवलपमेंट कैसे ला सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर की एरियाज जो है, की एरियाज हमारे रहेंगे एग्रीकल्चरल ग्रोथ। जैसे कि हमें मालूम है कि रूरल इंडिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किस चीज में होती है, एग्रीकल्चर में होती है। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि वो एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ कैसे है। दूसरी चीज हम देखेंगे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट, गांव के अंदर जो है लोगों को रोजगार कैसे मिला, एंड पॉवर्टी एलिविएशन। और जो लोग हैं जो पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर कैसे आ सकते हैं। थर्ड पॉइंट, वी हैव रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन। ये सारी चीजें गांव में होना जरूरी है। नेक्स्ट, रूरल क्रेडिट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। किस तरीके से जो है रूरल क्रेडिट, गांव में जो लोगों को पैसे उधार में दिए जाते हैं, लोन दिया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं उसके, किस तरीके से हर एक सोर्स इम्पैक्ट करता है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन का आज की डेट में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वो सारी चीजें देखेंगे। नेक्स्ट, हेल्थ, एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। क्यों ये चीजें जरूरी हैं एक गांव के डेवलपमेंट के लिए। ओके। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, रूरल डेवलपमेंट की ही क्या जरूरत है, रूरल डेवलपमेंट करने से क्या होगा हमारे देश के अंदर। तो देखिए, 65% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज। हमारे पूरे के पूरे देश के जो 65% लोग हैं वो कहाँ पे रहते हैं, वो गांव में आज भी रहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनके लिए जो है सारी की सारी सर्विसेज और उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड किया जाए। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर, जो कि रूरल इंडिया में होता है मेजरली। एग्रीकल्चर इज मेजर एम्प्लॉयर। एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं अभी भी। नेक्स्ट, रिड्यूसेस रिड्यूसेस माइग्रेशन टू सिटीज। देखिए, अगर आप रूरल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, अगर आप गांव को अच्छा नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा, लोग कहाँ पे निकल के जाएंगे, लोग शहरों की तरफ जाएंगे। ठीक है, लोग शहर की तरफ जाएंगे, सिटीज सिटीज की तरफ, तो अर्बनाइजेशन होगा। ठीक है। अर्बनाइजेशन, जब रूरल लोग मूव करते हैं सिटीज की तरफ, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन कहते हैं। तो ये चीज सही नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अर्बन सिटीज में, अर्बन सेंटर्स में, उन पे बहुत ज्यादा जो है प्रेशर पड़ने लगता है। जैसे अभी अगर आप दिल्ली की सिचुएशन देखें, तो दिल्ली आप देखिए कितना छोटा सा स्टेट है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, और वहां पे ओवर पॉपुलेशन हो चुका है। सिमिलर वे में आप मुंबई को देख सकते हैं। सिमिलर वे में आप मुंबई को देखिए, एक छोटा सा शहर है, और वहां पे कितने ज्यादा क्राउड आ चुका है, ओवर क्राउडेड। वहां की ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर अब सपोर्ट नहीं कर पा रहे उतनी पब्लिक को, घरों में जगह नहीं है, पानी नहीं है ठीक से, ट्रैवल करने की जगह नहीं मिलती है लोगों को, लोकल में ट्रैवल करना पड़ता है, वो भी बहुत प्रॉब्लम्स में। सिमिलर वे में आप एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे बैंगलोर का ट्रैफिक तो अब इंडिया के अंदर फेमस हो चुका है, वहां का पानी भी ठीक नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों क्यों भला लोगों को निकल के दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे शहरों में जाना पड़ रहा है? क्योंकि उनके गांव में जो है डेवलपमेंट नहीं है, उनके गांव में उनके पास कोई काम काज नहीं था, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, इसलिए लोग निकल के वहां जा रहे हैं। अगर हम गांव को ही अच्छा बना दें, तो फिर हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है अपने गांव के अंदर ही रुक जाएं, और शहरों के भी रिसोर्सेज पे इतना ज्यादा प्रेशर ना पड़े। इसके लिए जरूरी है कि रूरल डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट हम देखते हैं की इंडिकेटर्स क्या क्या है। हम क्या देख के भला ये कहेंगे कि गांव में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमें कैसे पता कि गांव के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रहा या फिर हो रहा है? तो उसके लिए हमें कुछ की इंडिकेटर्स हमेशा देखने चाहिए। आप जब भी किसी चीज को मेजर करने जाते हैं, यू शुड ऑलवेज हैव सम केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कि किस चीज के बेसिस पे आप ये कह रहे हो। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले आता है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ठीक है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में पहला आता है हमारे पास जीडीपी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडस्ट्रीज। अगर आप देखें कि जीडीपी के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडस्ट्रीज का, उससे हमें आइडिया लगता है कि एग्रीकल्चर हमारे देश में आगे बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा। और अगर हम पास्ट ट्रेंड की बात करें, तो जीडीपी के अंदर जो एग्रीकल्चर का पार्ट है वो डिक्लाइन हो रहा है।
ठीक है, विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट रेट इन रूरल एरियाज, गांव के अंदर जो जॉब्स हैं, क्या गांव के अंदर जॉब क्रिएशन हो रही है, क्या लोगों को रोजगार मिल रहा है गांव के अंदर अभी भी? तो वो भी पहले के मुकाबले अब काफी कम हो चुका है। नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम इन रूरल एरियाज, पर पर्सन गांव के अंदर कितनी इनकम आ रही है, तो वो भी जो है अर्बन के मुकाबले कम है। ओके, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बाद और क्या देख सकते हैं, तो हम सोशल इंडिकेटर्स देख सकते हैं। सोशल इंडिकेटर्स में सबसे पहले हमारे पास आएगा लिटरेसी रेट इन रूरल एरियाज, गांव में जो साक्षरता है कि लोग कितना पढ़े लिखे हैं। अगर लोगों का लिटरेसी रेट जो है, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, इसका ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में, अपवर्ड ट्रेंड में, देन इट इज अ गुड थिंग, मतलब आप गांव में अच्छे से काम कर रहे हो और गांव में एजुकेशन लोगों तक पहुंच रहा है। पर अगर ये अपवर्ड ट्रेंड में नहीं है, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम विद द एजुकेशन सिस्टम इन द रूरल इंडिया। नेक्स्ट, एक्सेस टू हेल्थ केयर, लोग डॉक्टर्स के पास जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, डॉक्टर्स पर 1000 पीपल, अगर गांव के अंदर 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों के लिए कितने डॉक्टर हैं वहां पे, क्योंकि एडिक्वेट नंबर ऑफ डॉक्टर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, सैनिटेशन का एक्सेस है कि नहीं है, ठीक है, क्लीन वाटर है या फिर नहीं है वहां पे, तो ये सारी चीजें देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिकेटर्स, जिसमें आएगा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, क्या गांव के अंदर अभी भी बिजली पहुंच रही है, पहुंच रही है तो कितने घंटे के लिए ऑन एन एवरेज वहां पे बिजली पहुंचती है, ठीक है। रोड कनेक्टिविटी अंडर पीएम ग्राम सड़क योजना, रोड की कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हो रही है, क्या गांव के अंदर भी सड़कें बन रही हैं, पक्की सड़कें बन रही हैं आप, ठीक है। एंड लास्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंटरनेट एंड डिजिटल इंक्लूजन, इंटरनेट कहाँ कहाँ तक ऑफर किया जा रहा है, क्या रिमोट एरियाज में, जो बहुत पिछड़े गांव हैं, बहुत रिमोट एरियाज हैं इंडिया के, क्या वहां पे इंटरनेट का एक्सेस है? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, व्हाई इज इंटरनेट सो इम्पोर्टेंट? क्योंकि देखिए आजकल इंटरनेट की मदद से बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें कि आपका एजुकेशन सबसे ऊपर आता है। आप इंटरनेट की मदद से एजुकेशन ले सकते हैं, आप इंटरनेट के थ्रू काम कर सकते हैं, आपको वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है, किसान जो है अपने फसल के बारे में चीजें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप कभी भी नहीं चाहेंगे जब आपका पूरा का पूरा देश आगे की तरफ बढ़ रहा है तो कोई गांव कहीं ऐसा रह जाए जहां लोगों ने कभी इंटरनेट को देखा ही ना हो। ओके, तो एक बार अगर मैं सारे के सारे इंडिकेटर्स को आपके सामने रखूं, तो सारे के सारे इंडिकेटर्स में हमने देखा पहले इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, देन हमने देखा सोशल इंडिकेटर्स, और लास्ट हमने देखा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इन सब में हमें क्या देखना चाहिए, इन सब में हमें देखना चाहिए कि इनका ट्रेंड कैसा चल रहा है, पास्ट 5 ईयर, पास्ट 10 ईयर, पास्ट 20 ईयर्स में क्या ये चीजें इंप्रूव हो रही हैं या फिर ये चीजें इंप्रूव नहीं हो रही हैं। हमें उससे एक आइडिया लगता है कि रूरल डेवलपमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। बिकॉज दिस इज नॉट अ ओवरनाइट थिंग कि आप 1 साल 2 साल के अंदर फटाफट से चीजें बदल दोगे और चीजें चेंज हो जाएंगी, इट टेक्स टाइम। तो आपको 5 साल 10 साल का ट्रेंड देखना चाहिए हमेशा। ओके, ठीक है, होना चाहिए रूरल डेवलपमेंट, हमें ये बात समझ आ गई। हमें ये समझ आ गया कि क्या देख के हम बता सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। सड़कें बनी है नहीं बनी, लोग पढ़ रहे हैं, लोगों को काम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, एग्रीकल्चर ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, हम ये सारी चीजों को देख के बता सकते हैं रूरल डेवलपमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज, मेजर चैलेंजेस क्या है, क्यों, क्या परेशानी क्या है हमें रूरल डेवलपमेंट करने में, अगर हमें मालूम है कि इतना जरूरी है तो हम कर क्यों नहीं रहे। तो देखिए इसके भी चैलेंजेस को जो है मैंने सेग्रीगेट किया है। सबसे पहले आएंगे हमारे पास इकोनॉमिक चैलेंजेस, हाई डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। देखिए अब एक गांव के अंदर क्या होता है, ज्यादातर लोग किस चीज पे डिपेंड कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, ज्यादा ज्यादा लोग किसान होते हैं। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है कि लो डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, सारे लोग एक जैसा काम कर रहे हैं। अब अगर किसी साल सूखा पड़ गया या किसी साल बाढ़ आ गई तो क्या होगा, वो सारे ही लोगों का लाइवलीहुड चला जाता है, ठीक है। और जब सारे के सारे लोग एक जगह के एक जैसा ही काम कर रहे होता है तो वहां पे प्रॉफिट कमाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, लो वेजेस एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, गांव में जो लोग काम कर रहे हैं, जो नौकरियों पे हैं, उन्हें जो है बहुत कम पैसे मिलते हैं। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है जहां पे काम 2 लोगों को रख के हो सकता है, 2 लोगों की जगह 5 लोगों को रखा जा रहा है। और अगर आप ये 2 लोगों को रख के इन 2 लोगों को आप 50-50 हजार रुपए दे दो, पर ये नहीं किया जा रहा है, उसकी जगह 5 लोगों को रखा जाता है और वो 5 लोगों को 20-20 हजार दिया जाता है, तो आप देख सकते हैं वेजेस लो हो गए सबके। और वेजेस लो होने के साथ साथ जो है आपकी प्रोडक्टिव लेबर फोर्स वेस्ट हो रही है, जिसे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं।
जितने लोगों की ज़रूरत हो, जब आप उससे ज़्यादा लोगों को एक काम पे लगा दो, तो उसे हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है? एंड नेक्स्ट वी हैव सीज़नल एम्प्लॉयमेंट। देखिए गाँव के अंदर क्या होता है, बहुत बार जब सीज़न आता है, सीज़न किस चीज़ का आएगा, एग्रीकल्चर का जब सीज़न आएगा, तो उस टाइम पे लोगों को काम मिल जाता है और बाकी के साल जो है, उन्हें बहुत बार काम नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट सोशल चैलेंजेस हमें क्या-क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले आएगा जेंडर इनइक्वालिटी। जो डिफरेंस है इन ट्रीटमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल इज़ ह्यूज। मेल को जो है हर जगह प्रेफ़रेंस दी जाती है एंड फीमेल मेंबर्स को जो है जनरली प्रेफ़रेंस नहीं दी जाती है, उन्हें पढ़ाया भी नहीं जाता है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है और ये सोसाइटल नॉर्म रहा है हमेशा से ऐसा, कि जो भी महिलाएँ हैं वो घर का काम करेंगी, वो घर में रहेंगी, तो ये सोसाइटल नॉर्म्स को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जो है महिलाओं को, बच्चियों को आप फीमेल चाइल्ड को, उन लोगों को भी पढ़ाई की तरफ भेजो, आप उन्हें स्कूल भेजो, आप उन्हें फिर काम करने के लिए भेजो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? नेक्स्ट लो लिटरेसी रेट जो है बहुत ज़्यादा कम है, लोग जो है पढ़ाई नहीं करते हैं, लोग बचपन से ही काम में लग जाते हैं, कोशिश करते हैं, वो चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए चाइल्ड लेबर क्यों होता है? चाइल्ड लेबर इसलिए होता है फैमिली मेंबर सोचते हैं कि हमारा बच्चा है अगर हम इसे भी अर्न करने भेजेंगे, ये भी अर्न करके आएगा तो हमारी फैमिली इनकम बढ़ेगी, हमारा लिविंग कंडीशन अच्छा होगा। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। दिस इज़ आल्सो अ विशियस साइकिल ऐसा नहीं होता है। होता क्या है वो बच्चा बहुत कम उम्र से जब काम करने लगता है तो क्या होगा? तो ये बच्चा अपने स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाएगा और जब ये अपने स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाएगा, तो ये कभी भी हाई पेइंग जॉब कर ही नहीं पाएगा और ये हमेशा मैनुअल लेबर में ही लगा रह जाएगा। ठीक है? ये हाई पेइंग जॉब नहीं कर पाएगा, हमेशा मैनुअल लेबर में लगा रह जाएगा। तो इसकी वजह से इस बच्चे की लाइफ लॉन्ग अर्निंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, जस्ट बिकॉज़ उस बच्चे ने छोटी उम्र में चाइल्ड लेबर किया। ठीक है? तो इस वजह से जो है लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको बच्चों को जो है काम पे ना भेज के पढ़ाई पे भेजना चाहिए और यहाँ पे मैंने मार्क करके अगेन लिखा है स्पेशली फीमेल चाइल्ड क्योंकि फीमेल चाइल्ड को तो आप या तो चाइल्ड लेबर बना के काम करने भेज देते हो नहीं तो आप उन्हें घर के ही कामों में लगा लेते हो तो ये नहीं होना चाहिए ठीक है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए दोनों को थर्ड लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज अब देखिए गांव के अंदर जो है हॉस्पिटल्स नहीं है हॉस्पिटल्स अगर हैं भी तो वहां पे डॉक्टर्स नहीं है और जो डॉक्टर्स हैं भी वो ठीक से काम नहीं करना चाहते तो इसकी वजह से क्या होता है जब बहुत बार कोई बीमार होता है तो उनकी बीमारी लंबी खिंच जाती है ठीक है उनकी बीमारी ठीक से डायग्नोज नहीं हो पाती है जिसकी वजह से आप प्रोडक्टिव लोगों को जो है बीमार कर रहे हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है तो ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या-क्या चैलेंजेस हैं? तो सबसे पहले आएगा पुअर रोड कनेक्टिविटी। आप कहीं भी एक गाँव के अंदर बहुत आराम से नहीं जा सकते हो बिकॉज़ रोड्स नहीं है, अच्छे रोड्स नहीं हैं। तो आप कोई भी चीज़ करोगे लेट्स सपोज़ कि आपने व्हीट प्रोड्यूस किया, आपने व्हीट प्रोड्यूस किया। अब इस व्हीट को अगर आपको मार्केट में ले जाके बेचना है, तो उसके लिए यू नीड प्रॉपर रोड्स। जब आपके पास प्रॉपर रोड्स होंगे तो क्या होगा? तो आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, उसको लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आपका फ्रेट कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है? उसको एक जगह से लेके दूसरी जगह पे ले जाने का कॉस्ट जो है आपका कम हो जाएगा। तो फिर जो है प्रॉफिट आपके हाथ में ज़्यादा बचेगा, आप जिस भी रेट पे बेचो, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज कि इंडिया में अभी भी जो है लोग रेन वाटर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं कि जब बारिश होगी रेन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं कि जब बारिश होगी तो उससे उनकी सिंचाई हो जाएगी खेतों की लेकिन उनके पास मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं है वहां पे अवेलेबल जिसकी वजह से जब सूखा पड़ता है तो उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है एंड लास्ट वी हैव पुअर डिजिटल पेनिट्रेशन अब देखिए देश जो है हमारा बहुत ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है ठीक है डिजिटल इंडिया स्कीम चल रही है और भी बहुत सारे ऐसे डिजिटल मीडियम पे चीजें चल रही हैं तो इट्स इम्पोर्टेंट कि जो गांव में लोग हैं उन्हें भी इन चीजों का एक्सेस मिले ताकि वो लोग भी जो है अपनी फुल कैपेसिटी पे हमेशा काम कर पाए बच्चों को हाई क्वालिटी एजुकेशन मिले लोगों को जो है वर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिले तो उसके लिए इट्स इम्पोर्टेंट कि डिजिटल प्रेजेंस उन लोगों का बने डिजिटल प्रेजेंस बढ़े देखिए डिजिटल डिजिटल चीजों को करने का मतलब क्या था कि आप ज्योग्राफिकल बैरियर्स को खत्म करो ठीक है कोई कहीं पे भी बैठ के ऑल ओवर द वर्ल्ड एक दूसरे को एक्सेस कर पाए ठीक है ज्योग्राफिकल बैरियर्स को आप खत्म करो कोई कहीं पे भी बैठ के किसी से भी बात कर सके किसी से भी पढ़ाई कर सके
किसी से भी जो है अपॉर्चुनिटीज ले सके काम करने की, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि अपॉर्चुनिटीज वहां तक भी पहुंचे। तो इसके लिए डिजिटल पेनिट्रेशन का इंक्रीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए सिर्फ ये नहीं कि आपने वहां पे जो है टावर लगा दिया, सिर्फ टावर लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको सिखाना भी होगा लोगों को। ठीक है। सो डिजिटल एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हो पढ़ाई के लिए, काम ढूंढने के लिए, या फिर आप कैसे उससे अपने किसानी में, खेती में लगा सकते हो। तो आपको ये चीजें सिखानी होंगी। ओके। फिर वापस वही सवाल जो हम हर बार पूछते हैं। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट ज़रूरी है, हमने देख लिया उसे कैसे मेज़र करेंगे, उसमें क्या-क्या परेशानी आती है हमने वो भी देख लिया। अब अगला सवाल आता है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है? हमारा हमेशा पहला सवाल होता है, सरकार क्या कर रही है? तो देखिए, सरकार ने जो है एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड क्रिएट करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया, दैट इज़ कॉल्ड मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। इसमें जनरली क्या होता है कि जो गाँव में लोग होते हैं जिन्हें काम नहीं मिल रहा होता, उन्हें 100 दिन के लिए काम दिया जाता है। 100 दिन के वो पैसे कमाते हैं ताकि वो अपना लाइवलीहुड, मतलब अपना रहन-सहन खर्चा अपना निकाल पाएँ। और इन प्रोजेक्ट्स में उन्हें किस टाइप के प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं? जनरली उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, जिससे जहाँ पे वो रहते हैं उस जगह की ही भलाई हो। इसमें जो है वुमेन को भी प्रेफ़रेंस दिया जाता है कि अगर कोई फीमेल काम करना चाहे तो उन्हें प्रेफ़रेंस दिया जाता है कि आप आइए, आप बिल्कुल काम करिए। ठीक है? टू प्रमोट फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट वी हैव दीन दयाल अंत्योदया योजना। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे सिखाया जाता है कि आप किस तरीके से जो है अपना कोई बिजनेस छोटा सा खड़ा कर सकते हो, कैसे आप अपनी दुकान या फिर और कोई भी चीज आप चलाना चाहते हो, तो उसके लिए जो भी आपकी स्किल्स नेसेसरी है उनको डेवलप किया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, एजुकेशन के आगे अगर हम देखें, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट के आगे अगर हम देखें तो आता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स के लिए सरकार ने क्या किया है। तो उसके लिए सरकार ने स्कीम चलाई है, दैट इज कॉल्ड पीएम किसान योजना। 6,000 रुपीज पर ईयर टू फार्मर्स वो देते हैं। एंड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए ये भी सरकार ने जो है एक स्कीम चलाई हुई है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार क्या कर रही है? तो उसके लिए पीएम ग्राम सड़क योजना बनाई है, जिसके अंदर रूरल रोड डेवलपमेंट हो रहा है, गांव में अंदर तक जाके वो सड़कें बना रहे हैं। एंड भारत नेट, ये काफी इंटरेस्टिंग स्कीम आई है, इंटरनेट कनेक्टिविटी इन रूरल इंडिया। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि गांव से गांव, मतलब हर एक गांव जो है इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर पाए। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्कीम है, देखेंगे आगे चल के कैसे रहेगा। और फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो कि अभी के लिए बिगेस्ट विन है, जो कि अभी पिछले कुछ सालों में बिगेस्ट विन है रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, जिसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लोगों के जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाए गए थे, ताकि हर एक घर में लोगों के पास जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए। अच्छा, अब सवाल आता है कि क्यों ये बिगेस्ट विन क्यों है, इसकी बात इतनी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, एक चीज होती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये समझना बहुत जरूरी है। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एज इको स्टूडेंट्स आपको ये डेफिनेटली मालूम होना चाहिए। डीबीटी, देखिए पहले क्या होता था, पहले कोई भी स्कीम आती थी उसके पैसे आते थे, तो पैसे ग्राम पंचायत तक पहुंचते थे, सरपंच के पास पहुंचते थे, नेताओं के पास पहुंचते थे, वहां से धीरे धीरे करके लोगों तक वो पैसे आते थे। तो उसमें बहुत ज्यादा जो है करप्शन का चांस होता था। अब डीबीटी के थ्रू क्या होता है कि जब लोगों के पास बैंक अकाउंट है, लोगों के पास बैंक अकाउंट है, लोगों के पास आधार कार्ड है, तो क्या करते हैं, और पैन कार्ड है, इन तीनों को लिंक कर दिया सरकार ने, इन तीनों को लिंक कर दिया। अब वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं लोगों को आधार कार्ड, पैन कार्ड की मदद से, और ये देख सकते हैं क्या उस इंसान को सच में पैसों की जरूरत है, क्या उसे सच में उस स्कीम की जरूरत है जिस स्कीम में वो अप्लाई कर रहे हैं। और अगर उसकी जरूरत है तो डायरेक्टली डायरेक्टली पैसे उस इंसान के अकाउंट में आ जाते हैं। तो इससे उन्होंने क्या किया, ये बीच के जो मिडलमैन हैं, मिडलमैन को सरकार ने एलिमिनेट कर दिया है, जिससे कि करप्शन बहुत ज्यादा कम हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छी योजना रही है सरकार की, प्रधानमंत्री जन धन योजना। और भी इसके बेनिफिट्स रहे हैं, अगर आप इसको जो है मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर से कनेक्ट करके देखो, जहाँ पे हमने मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट समझा था, कि मनी मल्टीप्लायर कैसे आप थोड़े से पैसे डिपॉजिट करते हो और उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट निकल के आता है। तो वो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट आप यहाँ पे लगा के देख सकते हो। समवेयर अराउंड 2.54 लाख करोड़ रुपीज
कुछ आज शायद इन अकाउंट्स में जमा है, या फिर 2.54 लाख करोड़ रुपीस आज इन अकाउंट्स में जमा है। तो आप सोचो उसमें मनी मल्टीप्लायर लगाओगे तो कितना बड़ा इम्पैक्ट बन सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्या देते हैं? ये रूरल क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं। जो भी किसानों को जो है लोन चाहिए होता है, उधार चाहिए होता है अपनी खेती करने के लिए, और अलग अलग फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए होते हैं, वो सब नाबार्ड उन्हें प्रोवाइड करती है। ओके। नेक्स्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए सरकार ने क्या किया है? तो आयुष्मान भारत फ्री हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं गांव में लोगों का। एंड सर्व शिक्षा अभियान, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, सारे बच्चों को जो है इस प्रोग्राम के तहत स्कूल भेजा जाता है पढ़ने के लिए, और बच्चे जो है वहां पे पढ़ाई करते हैं, जिससे एक बेसिक एजुकेशन एटलीस्ट सारे लोगों में आए। स्किल डेवलपमेंट की शुरुआत यहीं से होती है। ओके। अब हम आता है रूरल क्रेडिट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन के टॉपिक पे, कि रूरल क्रेडिट क्या होता है, रूरल क्रेडिट का इतना बड़ा रोल क्यों है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है, और इस सब से होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट हम कहते हैं जो गांव के अंदर लोग लोन लेते हैं। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लोन जो लोग लेते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। गांव के अंदर जो लोग लोन लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जरूरत क्या है? सबसे पहले गांव के अंदर लोगों को लोन की क्या जरूरत है? तो देखिए, लोगों को जरूरत है हेल्प्स इन एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट। जब भी खेती करनी होती है तो उस टाइम पे जो भी आप पैसे लगते हैं, पैसे किन चीजों में लगेंगे? पैसे उनके रॉ मटेरियल्स में लगते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल अब आप पूछ सकते हो कि क्या क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सीड्स हो गए। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजर हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, मशीनरी हो गई। ठीक है, फर्टिलाइजर हो गए, मशीनरी हो गई। ठीक है, मशीनरी के अंदर आप ट्रैक्टर कह दो, या फिर अदर जो भी मशीन्स यूज होती हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज हो गई। इन सारी चीजों के लिए पैसों की जरूरत होती है। ठीक है, इन सारी चीजों के लिए पैसों की जरूरत होती है। और नेक्स्ट इसका क्या बेनिफिट है? रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स। देखिए, पैसों की तो जरूरत एनी हाउ है ही। अब जब पैसों की जरूरत है तो इंसान कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम करेगा ही। तो रूरल क्रेडिट अगर आप फॉर्मल वे में देना चालू करो, आप बैंक लोन दिलवाना चालू कर दो, तो उससे क्या होता है कि मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। हम आगे देखेंगे कि मनी लेंडर्स पे डिपेंडेंस कम होना अच्छी चीज क्यों। ठीक है, ये देखते हैं सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट क्या क्या है, कहाँ कहाँ से लोग जो है वो पैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट्स की अगर बात करें तो नाबार्ड आता है हमारे पास। कमर्शियल बैंक्स आते हैं, कमर्शियल बैंक्स में हमारे सारे के सारे ये बैंक्स आते हैं, एसबीआई, पीएनबी। उसके अलावा आप एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, जो भी आप काउंट कर सकते हो, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो भी आप बैंक काउंट करो, वो सब कमर्शियल बैंक में आते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, एंड कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। इन सब जगहों से जाके जो है आप उधार ले सकते हो। नॉन इंस्टीट्यूशनल में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? यहाँ पे हमारे पास आएंगे मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एंड लैंडलॉर्ड्स। अब मैं जरा समझाता हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या। अब देखिए, जब भी लोन और इंटरेस्ट किस तरीके से काम करता है, इसके लिए आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर एक पर्सन जो है लोन लेता है, तो आप जब लोन लोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना होगा। और जितना वर्दी कस्टमर होता है, जितना वर्दी कस्टमर होता है, कि अगर आप अच्छे कस्टमर हो, वर्दी कस्टमर से हमारा क्या मतलब? कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ठीक है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है। ठीक है, आप पैसे बहुत कमा रहे हो, तो फिर आप छोटा मोटा लोन लोगे तो आपको मिल जाएगा, आराम से लोन मिल जाएगा। और अगर आप एक वर्दी कस्टमर हो तो आपको वेरी लो, या फिर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है लोन मिलेगा। बट जो गांव के अंदर लोग होते हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी अ वर्दी कस्टमर बाय बैंक और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। रीजन बीइंग दे डोंट हैव अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड, और दे डोंट हैव वेरी गुड इनकम। ट्रैक रिकॉर्ड या फिर इनकम, दो चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। ठीक है, तो गांव में जो किसान हैं उनके पास बहुत ज्यादा इनकम तो है नहीं। तो बैंक को जो है उनको लोन देना क्या लगता है? बैंक को उन्हें लोन देना लगता है रिस्की। ठीक है, नॉन वर्दी कस्टमर अगर मैं यहाँ पे कहूँ उन्हें, तो नॉन वर्दी कस्टमर के लिए क्या होता है? जब इनकी इनकम कम होती है, ठीक है, लो इनकम, लो इनकम मींस मोर रिस्की, रिस्की ज्यादा होगा। और रिस्की ज्यादा होगा तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक क्या चार्ज करेगी? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ठीक है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। तो ऐसे केसेस में
ये मोर रिस्क को कवर करने के लिए जो है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज करते हैं, ये आपका जा सकता है समवेयर अराउंड 25% के आसपास भी जा सकता है बाय बैंक। बैंक आपसे साल का 25% तक का ब्याज या इससे ज्यादा भी, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से बैंक में जा रहे हो, कौन सी स्कीम में जा रहे हो, तो इतना एवरेज एवरेज आपसे 25-30% का जो है ब्याज बैंक ले लेती है। ठीक है। तो अब तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत महंगा है। तो अगर आपको ये बहुत महंगा लग रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो मनी लेंडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपसे कितना ब्याज लेते हैं? वो आपसे पूरे साल का 360% तक जो है ब्याज ले लेते हैं। इंडिया के कई ऐसे गांव हैं जहां पे जो ब्याज देने वाले हैं वो 5% या फिर 10% महीने के ब्याज पे भी लोन देते हैं। तो आप ये सोचो कि उन किसानों के लिए कितना मुश्किल होगा अगर उस किसान को बैंक से लोन मिलता है तो ये मनी लेंडर्स के मुकाबले बहुत सस्ता पड़ेगा। और अगर उन्हें मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ा तो वो एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, वो फंस जाते हैं डेट ट्रैप में, कि उनसे जो है कभी उनका इंटरेस्ट ही पे नहीं किया जाता कि वो प्रिंसिपल की तरफ जाएं। तो इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट farmers should have or rural people should have access to बैंक क्रेडिट। ठीक है, बैंक क्रेडिट हम कह रहे हैं, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन का क्रेडिट उन्हें मिले। क्यों? बिकॉज इट इज लेस एक्सपेंसिव, ये कम महंगा है उनके लिए। और जो मनी लेंडर्स हैं दे आर मोर एक्सपेंसिव, मनी लेंडर्स आर वे मोर एक्सपेंसिव, मनी लेंडर्स वे मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। इसीलिए अभी सरकार का पूरा ध्यान क्या है कि किस तरीके से गांव में जो है फॉर्मल क्रेडिट को पहुंचाया जाए, ताकि लोग बैंक से या फिर कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल बैंक, किसी न किसी बैंक या किसी न किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो है लोन ले, और ये मनी लेंडर्स ट्रेडर्स के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, चलिए देखते हैं चैलेंजेस क्या क्या आते हैं अब रूरल क्रेडिट में। तो सबसे पहले आता है हाई इंटरेस्ट रेट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज, जिसकी मैंने जस्ट अभी बात की। इनफॉर्मल सोर्सेज में आपके वही मनी लेंडर्स, ठीक है, मनी लेंडर्स ट्रेडर्स, ये लोग सारे आ जाएंगे, और ये लोग आपसे अल्टीमेटली हाई, मतलब हद से ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। नेक्स्ट, कोलेटरल इश्यूज इन गेटिंग लोन्स। अब देखिए बैंक के साथ क्या प्रॉब्लम है, या किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, कि बैंक या फिर कोई इंस्टीट्यूशन लोन देने के पहले मांगते हैं कोलेट्रल। ठीक है, कोलेट्रल, कोलेट्रल का मतलब क्या है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप गिरवी रखना चाहो। ठीक है, पर गांव में बहुत सारे किसान इतने गरीब होते हैं कि उनके पास कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है, तो उनके पास जब कोलेट्रल नहीं है तो वो कोलेट्रल रख नहीं पाएंगे। जब कोलेट्रल नहीं रख पाएंगे तो बैंक उन्हें लोन नहीं देती है। ठीक है, बैंक उन्हें लोन नहीं देती है, और इस मजबूरी में उन्हें कहाँ जाना पड़ता है? मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स के पास। और फिर वहां पे जाके वो किस चीज में फंस जाते हैं? ड्यू टू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वो फंस जाते हैं डेट ट्रैप। डेट ट्रैप। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज किसी पर्सन ने जो है 10,000 रुपीज बोरो किए, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% पर मंथ का लगा दिया। यस, मनी लेंडर्स इतना ले सकते हैं, लेते हैं एक्चुअली। तो वो पर्सन हर महीने 1,000 रुपीज का तो इंटरेस्ट ही पे करेगा, 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट। अब आप सोचो, जिस किसान को 10,000 रुपए का लोन लेने की जरूरत पड़ी है, वो 1,000 रुपए का इंटरेस्ट हर महीने कहाँ से भरेगा? और अगर उसने 3-4 महीने नहीं भरा तो क्या होगा? तो उसका लोन बढ़ जाएगा, 13,000 रुपए हो जाएगा, और उस पर फिर 10% अगर आप करोगे तो फिर 1,300 रुपए उसे देना पड़ेगा। तो इट जस्ट बिकम्स अ ट्रैप। आप कभी भी इंटरेस्ट पे करके बाहर निकल ही नहीं पाते कि आप प्रिंसिपल पे करो। आप जितना भी पैसा देते हो वो सबका सब जो है आपका इंटरेस्ट में निकल जाता है। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डेट ट्रैप। ठीक है, डेट ट्रैप। इससे बचाने के लिए रूरल क्रेडिट को लाया जा रहा है। ऑल राइट, यस। सॉल्यूशन की हम यहीं पे बात कर रहे थे। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या क्या आएगा? एक्सपेंशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी स्कीम। केसीसी स्कीम अभी गवर्नमेंट जो है अपने बजट में भी गवर्नमेंट ने इसको और बढ़ाया है। जो पहले की लिमिट थी उससे अब इसे बढ़ा दिया है। डिजिटल बैंकिंग फॉर रूरल इंडिया। जब डिजिटल बैंकिंग होगी, अब आप इस चीज को भी समझिए, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का पॉइंट बनेगा ये। अब आप देखिए होता क्या है, जब लोगों के पास बैंक अकाउंट होंगे, तो बैंक अकाउंट अगर है और वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस बैंक अकाउंट की मदद से, तो बैंक्स के पास जो है सारा का सारा डेटा जाएगा, और बैंक्स उसके बाद इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि ये लोग जो है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोन लेना डिजर्व करते हैं या नहीं करते, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोन इन्हें मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए।
ठीक है? पहले तक क्या होता था, लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं होता था, बैंक अकाउंट नहीं होगा तो बैंक से ट्रांज़ैक्शन नहीं करेंगे, तो बैंक को पता ही नहीं होगा कि इन्हें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देना है या नहीं देना। तो बैंक अज़्यूम करके हमेशा उन्हें महँगा लोन देती थी। बट अब डिजिटल बैंकिंग के आने से ये फ़ायदा हुआ है कि अगर आप ट्रांज़ैक्शंस अपने बैंक के थ्रू करोगे, तो आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलने का चांस बढ़ेगा। नेक्स्ट, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर एंड रूरल रूरल इकोनॉमी, ये दोनों बहुत ज्यादा रिलेटेड है, दे आर हाईली कोरिलेटेड। देखिए, एग्रीकल्चर जब अच्छा करेगा तो रूरल डेवलपमेंट होगा, एग्रीकल्चर जब बुरा करेगा तो रूरल डेवलपमेंट नहीं होगा। समझते हैं कैसे। सबसे पहले 50% प्लस वर्कफोर्स इन इंडिया इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। यस, समवेयर अराउंड 50% जनता आज भी जो है इंडिया में क्या कर रही है, एग्रीकल्चर कर रही है, किसानी खेती कर रही है। ठीक है, पर उससे कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना आ रहा है, सिर्फ 18%। अब आप ये समझो, देश की 50% जनता, 50% वर्कफोर्स जो है खेती कर रही है, और खेती का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 18% जीडीपी का। मतलब ये बहुत बड़ा मिसमैच है। बाकी के का 50% वर्कफोर्स 82% जीडीपी क्रिएट कर रहा है। तो अगर हम रूरल रूरल लोगों का जो है डेवलपमेंट कर दें, अगर हम उन्हें चीजें सिखा दें, हम उन्हें एजुकेट कर दें, स्किल्स दिला दें, उन्हें बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दें, तो ये 18% से बढ़ के कितना ऊपर जा सकता है ना। ऑल राइट, नेक्स्ट। तो देखते हैं एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम क्या है, क्यों सिर्फ 18%, 18% के आसपास ही क्यों पूरे जीडीपी का, ज्यादा क्यों नहीं। तो देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, क्यों बहुत कम है, क्योंकि स्मॉल लैंड होल्डिंग है। देखिए, होता क्या है, हुआ क्या है एक्चुअली इंडिया में, कि पहले लोगों के पास बड़ी जमीन होती थी। ठीक है, फिर थ्रू द जनरेशंस वो जमीन जो है बंटने लग गई। ठीक है, वो जमीन छोटी छोटी छोटी, अब वो जमीनें बहुत ज्यादा छोटी हो गई हैं। और जमीन देखिए आपकी जितनी ज्यादा छोटी हो जाएगी थ्रू आउट द जनरेशन, हर एक जमीन पे जब आप कोई भी क्रॉप लगाओगे, मानो इस पे कोई कुछ क्रॉप लगा रहा है C1, इस पे कोई कोई कुछ और क्रॉप लगा रहा है C2, तो इसकी वजह से क्या होगा, कभी भी आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिल पाएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का ये मतलब कि आपके जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो हमेशा हाई रह जाएगा। ठीक है, आपको कभी भी रॉ मटेरियल सस्ता नहीं मिलेगा। आपके पास कभी बाइंग पावर नहीं आएगी कि आप एज अ कस्टमर जाके कह पाओ कि मैं आपसे इतने बड़े खेत के लिए फर्टिलाइजर ले रहा हूँ, आप मुझे सस्ता दो, या मैं इतने बड़े खेत के लिए आपसे सीड्स ले रहा हूँ, मुझे सस्ता दो। या फिर मैं जो है अपना ट्रैक्टर इतने बड़े एरिया पे यूज करूंगा तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट उस ट्रैक्टर का कम आ जाएगा। तो ये चीजें नहीं होती, इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलता, ये स्मॉल लैंड होल्डिंग के चक्कर में जो है सबकी ही प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो गई है। नेक्स्ट, प्राइस फ्लक्चुएशन एंड डिपेंडेंस ऑन मानसून। मानसून पे हाईली डिपेंडेंट है हमारा एग्रीकल्चर। अगर किसी साल बारिश अच्छी हो जाती है तो फसलें अच्छी हो जाती हैं, और किसी साल खराब होती है तो फिर किसान के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, उसे अपने नॉर्मल लाइवलीहुड के लिए भी जाके लोन लेना पड़ता है। ठीक है, और प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। देखिए, इंडिया में एक और प्रॉब्लम है। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, अगर एक साल कोई फसल बहुत अच्छी हो गई, उसका प्राइस बहुत अच्छा मिल गया मार्केट में, तो सारे के सारे लोग क्या करेंगे, दे विल प्रोड्यूस दैट क्रॉप ओनली नेक्स्ट ईयर, प्रोड्यूस दैट क्रॉप ओनली। ठीक है, अब आप सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का लॉजिक लगाओ। अभी आप देखो क्या था, फर्स्ट ईयर में क्या था, सप्लाई कम था, मार्केट में डिमांड ज्यादा थी, तो प्राइस ज्यादा था। अब अगले साल क्या हो गया, सबने वही जो है सेम क्रॉप बना दिया, तो सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कंपैरेटिवली कम हो गई, तो प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस टैंक कर जाएगा वहां पे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने इस बार तो बहुत अच्छा क्रॉप किया है, इसे मार्केट में ले जाएंगे तो बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, पर एक्चुअली उन्हें बहुत ज्यादा पैसे मिलते नहीं है, क्योंकि हर कोई वही क्रॉप करके लेके जाता है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हमें जो है इन सबको किसी ना किसी तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ठीक है, हमें किसी ना किसी तरीके से इन सबको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। एंड इफ यू आस्क मी, इंडिया में नेक्स्ट यूनिकॉर्न, मतलब नेक्स्ट 10-15 यूनिकॉर्न्स में से यू विल डेफिनेटली सी कि कोई ना कोई एग्रीटेक यूनिकॉर्न आपको जरूर देखने मिलेगी। ठीक है, एग्रीटेक यूनिकॉर्न 100% बनेगी। अब कोई ऐसी कंपनी, जैसे amazon एक एग्रीगेटर है, या ओला उबर एग्रीगेटर्स की तरह काम करते हैं, इसी तरीके से एग्रीकल्चर में भी एक एग्रीगेटर आएगा। अब वो एग्रीगेटर कब आएगा, वो किस मॉडल पे काम करेगा, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। So this is something that you should read about as economic students. All right.
अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है, प्रोडक्टिविटी कम है, स्मॉल लैंड होल्डिंग है, प्राइस फ्लक्चुएशन है, मॉनसून पर डिपेंडेंट है। करें क्या आप इसके लिए? तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, HYV, हाई हाई यील्ड वाले सीड्स जो आप उनका इस्तेमाल करना चालू करिए। ठीक है, उससे जो है आपकी फसल ऑटोमेटिकली अच्छी होती है। ठीक है, वो सीड्स ही बहुत अच्छे होते हैं, तो आपकी यील्ड भी अच्छी होगी। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज वन थिंग विच इज इन ट्रेंड राइट नाउ इन इंडिया। ट्रेंड बन चुका है इंडिया के अंदर। ठीक है, अगर आप प्रॉपर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं तो आपको जो है वो सेम क्रॉप के लिए आपके क्रॉप्स तो आपकी आपका प्रोड्यूस तो कम हो जाएगा, बट आपको प्राइसेस बहुत अच्छे इस पे मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमएसपी एंड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। एमएसपी का मतलब क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप जो है सरकार के पास जाओ और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अपने फसल को बेच दो। बट यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, सरकार सारी की सारी फसल नहीं खरीद सकती है, तो वहां थोड़ा सा इशू आ जाता है। एंड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, वही फार्म मैकेनाइजेशन एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। आप जो फार्म में मशीन्स का इस्तेमाल करिए। ठीक है, आप जितना ज्यादा मशीन का इस्तेमाल करेंगे वो क्या करेगा, वो आपके लेबर डिपेंडेंस कम कर देगा। और जैसे ही लेबर डिपेंडेंस कम होगा तो आपके, लेट सपोज एक फैमिली में 5 लोग हैं जिनमें से 3 लोग जो हैं फार्म पे काम करते हैं। अगर आपने फार्म पे मशीन लाके लगा दी तो आप एटलीस्ट 2 लोगों को फ्री कर रहे हो। दोस 2 पीपल आर फ्री टू गो एंड वर्क इन अदर सेक्टर्स। 2 पीपल आर फ्री नाउ। ठीक है, तो इस तरीके से करके जो है आप डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कम कर सकते हो और ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, एंड डेफिनेटली इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, आपको प्रॉपर इरिगेशन प्लान अपना रखना चाहिए। अच्छा, अब इस सबको करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी आती है हमारे पास, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHGs, इन रूरल डेवलपमेंट। इनका क्या, पहली चीज तो इसका मतलब क्या है और इनका काम क्या है, वो दोनों चीजें हम समझेंगे। तो देखिए, ग्रुप्स ऑफ 10 और 20 रूरल वुमेन और मेन पूलिंग रिसोर्सेज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या करते हैं, 10 से 20 लोग आते हैं, 10, 20, 25, 30 लोग आते हैं एक साथ। और वो क्या करते हैं, वो अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को एक जगह इकट्ठा करते हैं और कहते हैं अब हम सारे लोग मिलके एक बिजनेस करेंगे। ठीक है, अब ये अलग अलग तरीके से काम करता है। ये जो है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पे भी काम करने लगता है कि वो 10, 20 लोग जो हैं अपने पैसों को सेव करते हैं हर महीने, और जैसे एक पर्सन को जरूरत होती है उस पर्सन को निकाल के सारे पैसे दे दिए जाते हैं, जिससे कि कैपिटल रिक्वायरमेंट सारे लोगों का फुलफिल होता रहे पूरे साल। ठीक है, एक तो वो हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि ये 10 से 20 लोग क्या करते हैं, अपने अपने सारे के सारे प्रोड्यूस को, अपने सारे के सारे प्रोडक्शन को एक जगह पे लाके रखें, कि जो भी फसलें हैं उन्हें एक जगह लाके रखा जाए। और उसके बाद ये 20 के 20 लोग एक साथ जाके नेगोशिएट करेंगे या फिर अपना एक लीडर पिक करेंगे, एंड वो लीडर जो है जाके आगे नेगोशिएट करेगा कि किस प्राइस पे हमें मार्केट में इसे बेचना है। क्योंकि देखिए, एक सिंगल फार्मर के पास तो नेगोशिएशन पावर नहीं है, बट जब आपके पास एक पूरा कोऑपरेटिव है, एक पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो आपके पास थोड़ा नेगोशिएशन पावर जरूर आ जाता है। एंड स्पेशली यू कैन गो एंड नेगोशिएट विद दीज FMCG कंपनीज जो कि फार्मर्स से चीजें खरीदती हैं। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स देखें। माइक्रो फाइनेंस एक्सेस विदाउट कोलेटरल, बिल्कुल भाई, सारे लोग अपने पैसों को जमा करते हैं हर महीने और निकाल के किसी को दे देते हैं। अब उसके बदले में वो कोई कोलेटरल वगैरह नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? बिकॉज दे ऑल नो ईच अदर, कि कौन कौन है, वो हर कोई एक दूसरे को जानता होता है। नेक्स्ट, वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन को भी जो है बिजनेस में प्रॉपर पार्टिसिपेट करने का इसके थ्रू चांस मिल जाता है। प्रोमोट्स रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, वही। अब अगर आप देखें कि सारे लोग अपने रिसोर्सेज को एक जगह पूल करके कोई नया बिजनेस भी खोलना चाहें तो वो एक नया बिजनेस भी खोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, ये एक SHG मॉडल है जो कि इंडिया के अंदर सक्सेसफुल रहा है। नेक्स्ट, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन रूरल डेवलपमेंट। अब सवाल आता है, बहुत बड़ा सवाल आता है कि हर जगह टेक्नोलॉजी की बात होती है, यहाँ क्यों नहीं हुई है अब तक? तो अब बात करेंगे हाउ टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया। देखिए, अर्बन इंडिया में तो हमें मालूम है बहुत कुछ हो रहा है आजकल। जो बजवर्ड चला हुआ है मार्केट में, दैट इज AI। AI इज द बजवर्ड। ठीक है, तो बट रूरल इंडिया में क्या है, रूरल इंडिया में टेक्नोलॉजी क्या करेगी, उसके बारे में थोड़ा हम इसमें बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास डिजिटल इंडिया मिशन। इसके थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाई जा रही है गांव में। उसके बाद वी हैव इनाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ऑनलाइन ट्रेड फॉर फार्मर्स। देखिए, अब इसमें क्या कर सकते हैं, फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को, मतलब उनकी जो भी फसलें हैं उनको एक मार्केट प्लेस पे बेच सकते हैं। ठीक है, एक सरकारी मार्केट प्लेस है जहां पे वो अपने क्रॉप्स को प्लेस कर सकते हैं कि हम इतने रेट पे इतने किलो बेचने के लिए रेडी हैं।
और जो भी बायर होगा वो वहां से जाके डायरेक्टली बाय कर सकता है। मोबाइल बैंकिंग एंड यूपीआई डिजिटल पेमेंट्स को भी जो है रूरल एरियाज में बढ़ावा दिया जा रहा है। इसकी मदद से क्या होता है, जो हमने पहले ही बात की, इसकी मदद से फाइनेंशियल इंक्लूजन डेफिनेटली होता है। ठीक है, फिर वो लोग फाइनेंशियल सिस्टम में आ जाते हैं एंड इट बिकम्स इजियर फॉर देम टू गेट लोन्स। नेक्स्ट, ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर। अब देखिए ये थोड़ी दूर की बात है, अभी हो रहा है, कई जगहों पे हो रहा है, बट एक मास स्केल पे आने में टाइम लगेगा। बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। फर्टिलाइजर स्प्रेइंग और क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए जो है ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि आप फर्टिलाइजर के लिए एक एक अपने ड्रोन को लेते हैं, उसे अपने खेत के ऊपर उड़ाते हैं, जिससे कि वो जो है फर्टिलाइजर को स्प्रे कर देता है, तो मैनुअल वर्क और ज्यादा कम हो जाता है और आप क्रॉप्स को मॉनिटर भी कर सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपको जानना है तो एक स्टार्टअप है उन्नति एग्री करके, उन्नति एग्रीटेक। आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। उन्नति एग्रीटेक इस फील्ड में ही काम कर रही है एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। ओके, अब सारी की सारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है हमारे पास इस चैप्टर के। आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो। अगर किसी भी पार्ट में आपको डाउट हो, आप वापस से जाके उस चीज को देख सकते हो। एंड आई अर्ज यू ऑल टू गो डीप डाइव इनटू दिस टॉपिक बिकॉज दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, which of the following is the most significant factor limiting एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन रूरल इंडिया। देखिए, लिमिट कौन कर रहा है, रोक कौन रहा है एग्रीकल्चर। ठीक है, रोक कौन रहा है, हमें वो समझने की जरूरत है। क्या लैक ऑफ फर्टिलाइजर्स है? बिल्कुल नहीं है, फर्टिलाइजर्स तो बहुत सारे हैं। ठीक है, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी है क्या? जी बिल्कुल है, इरिगेशन फैसिलिटी तो नहीं है। एब्सेंस ऑफ मॉडर्न मशीनरी, नहीं, मशीनरी है बट मशीनरी खरीदने के पैसे नहीं है, वो एक अलग बात है। स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे दो चीजें आ गई, स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट हमसे पूछा, दैट इज इरिगेशन। इरिगेशन नहीं है, क्योंकि देखिए स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड तो जो है सिर्फ ये स्मॉल फार्मर्स को अफेक्ट करेगा, बट दिस अफेक्ट्स ऑल द फार्मर्स। ठीक है, तो इसके लिए हम लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज को इसमें टिक करेंगे। नेक्स्ट वी हैव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द सक्सेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज। सबसे अच्छे से इंडिकेटर्स बेस्ट रिप्रेजेंट द सक्सेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है, ये हमें कैसे पता लगेगा? इंक्रीज इन रूरल पॉपुलेशन, क्या हम ये कह सकते हैं गांव में लोग बढ़ गए हैं मतलब डेवलपमेंट हो रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते ऐसा। रिडक्शन इन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ, जो पहले एक जगह पे बहुत सारे लोग होते थे और कम प्रोडक्टिव होते थे, अब वो कम हो गए हैं। जी बिल्कुल इसे कह सकते हैं। डिक्लाइन इन अर्बन माइग्रेशन, जी बिल्कुल इसको भी कह सकते हैं। सो वी हैव बोथ बी एंड सी एज ऑप्शन। ठीक है, तो हम इसमें डी को टिक करेंगे। डिक्लाइन इन अर्बन माइग्रेशन से हमारा क्या मतलब, कि पहले जो लोग अपने गांव को छोड़ के रूरल से अर्बन की तरफ जा रहे थे, वो क्या हो गया है अब, कम हो गया है। वो क्या हो गया है, कम हो गया है। दैट इज ऑल्सो अ गुड साइन। थर्ड क्वेश्चन पे आता है, अ विलेज हैज हाई लेवल्स ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटिंग दैट। देखिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जहां पे आपको जो है काम कुछ एक सीजन में ना मिले। फॉर एग्जाम्पल जब एग्रीकल्चर होता है तो जो मेन टाइम होता है तब आपको काम मिलेगा, बाकी के टाइम आपको जो है काम नहीं मिलेगा। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एक गांव में है तो उससे हमें क्या समझ आता है, इंडिकेट क्या करता है? देयर इज अ नीड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या हम ये कह सकते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ले आओ? इसका कोई बहुत ज्यादा सेंस बनता नहीं। माइग्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं, ये भी नहीं कह सकते। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते। हम क्या कह सकते हैं, द इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर डिपेंडेंट। एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर इज अ सीजनल एक्टिविटी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द टर्म्स एग्रीप्रेन्योरशिप। एग्रीप्रेन्योरशिप को हमें बताना है। द प्रैक्टिस ऑफ एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चरल गुड्स, जी नहीं। यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन, ये तो पहले भी होता था। एंटरप्रेन्योरशिप फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, जी बिल्कुल। जैसे आप बहुत सारे बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को लेते हैं और उसे पैकेज करके बहुत अच्छे से और उसमें वैल्यू ऐड करके बिजनेस बना के लोगों को बेचते हैं। गवर्नमेंट रन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइजेस, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर रीजन व्हाई रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन इज एसेंशियल फॉर इंडियाज ग्रोथ। क्यों है जरूरी रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन? पढ़ते हैं सबसे पहले। इट रिड्यूसेस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, जी बिल्कुल करता है। इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जी बिल्कुल करता है। इट प्रिवेंट्स लार्ज स्केल अर्बन माइग्रेशन, बिल्कुल करता है। दैट मींस ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए इसका आंसर। ऑल राइट,
ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट मेजर टू इंप्रूव रूरल क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी? इंक्रीजिंग एमएसपी, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं वापस से। डायरेक्ट मेजर टू इंप्रूव रूरल क्रेडिट कब बढ़ेगा? एमएसपी बढ़ाने से? जी नहीं, एमएसपी बढ़ाने से तो रूरल क्रेडिट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। एक्सपेंशन ऑफ आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, जी बिल्कुल, सादा बैंक मतलब ज्यादा लोन मिलेगा। प्रोमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, नहीं। एनकरेजिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। ओके, क्वेश्चन 7 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 7 ओडीओपी के ऊपर जो है, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव अंडर पीएम एफएमई एम्स टू, एफएमई होता है फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, कुछ ऐसा फुल फॉर्म है, आप देख लेना। ओडीओपी करता क्या है? ठीक है। प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन अर्बन सेंटर्स, नहीं। डेवलप अ फोकस्ड रूरल इकोनॉमी बेस्ड ऑन लोकल स्पेशलिटीज, जी बिल्कुल। एनकरेज लार्ज स्केल अर्बन माइग्रेशन, नहीं। रिप्लेस एग्रीकल्चरल, नहीं, ये भी नहीं। ओडीओपी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि होता क्या है ओडीओपी, तो देखिए क्या करते हैं इसमें वो, किसी एक जगह का कोई स्पेशल प्रोडक्शन, कोई स्पेशल प्रोड्यूस देखते हैं कि इस जगह पे सबसे अच्छा क्या होता है, सबसे फेमस क्या होता है, और उस चीज को जो है बड़े स्केल पे वो प्रोड्यूस करते हैं, एंड दे ट्राई टू एक्सपोर्ट इट ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है। Yes. Which of the following can directly help improve the efficiency of the PDS, Public Distribution System in rural areas? किससे जो है हम efficiency बढ़ा सकते हैं? efficiency के ऊपर question है। Increasing the number of ration shops. Okay, good option. Implementing biometric verification for beneficiaries, या फिर reducing food subsidies. Reducing food subsidy तो नहीं होगा। Limiting PDS only to urban areas, इससे भी नहीं होगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या है, एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगा? सो आई थिंक कि राशन शॉप्स तो अभी भी बहुत हैं, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो राशन शॉप से ले कौन रहा है खाना। तो इम्प्लीमेंटिंग बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फॉर बेनिफिशियरीज, ये पॉसिबल भी है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आधार में सारे लोगों के बायोमेट्रिक्स ऑलरेडी कैप्चर्ड है। तो आपको जस्ट एक ऐसा सिस्टम लगाना है जहां पे लोग जाएं, अपना फिंगरप्रिंट, थंबप्रिंट दें, एंड उन्हें जो है उनके बेनिफिट्स मिल जाए। Next, the term green revolution. The term green revolution refers to introduction of HYV seeds या फिर expansion of organic farming, ये नहीं होता। Large scale industrialization, ये भी नहीं है। Promotion of indigenous crops, ये भी नहीं है। तो introduction of HYV seeds जो है green revolution का पार्ट था। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट आप ध्यान से देखना। जीरो बजट मींस इट शुड नॉट बी कॉस्टली, ठीक है, इट शुड बी चीप। कुछ ना कुछ हमें चीप ऑल्टरनेटिव यहाँ पे मिलना चाहिए, सस्ता मिलना चाहिए। देखते हैं, इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, जी नहीं, ये तो महंगा हो जाएगा केमिकल फर्टिलाइजर। प्रमोट फार्मिंग विद मिनिमल एक्सटर्नल इनपुट्स, बिल्कुल, बाहर का सामान जितना कम डालो उतना अच्छा। ठीक है, तो प्रमोट फार्मिंग विद मिनिमल एक्सटर्नल इनपुट्स। फोकस ऑन लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड फार्मिंग, जी नहीं। इंक्रीज रिलायंस ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये भी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। द इनाम की बात हमने स्लाइड्स में भी की थी। नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट प्लेटफॉर्म प्राइमरली हेल्प्स फार्मर्स बाय, क्या करता है इनाम? करता क्या है? प्रोवाइड डायरेक्ट गवर्नमेंट सब्सिडीज, जी नहीं। ऑफरिंग अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म है? जी बिल्कुल है। किस काम के लिए है? ट्रेडिंग एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, राइट। एलिमिनेटिंग ऑल मिडलमैन इन एग्रीकल्चरल ट्रेड, जी करता तो ये काम है, बट कैसे करता है? प्राइमरली किस चीज के लिए करता है? प्लेटफॉर्म है, तो हम ऊपर वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। इंश्योरिंग गवर्नमेंट परचेज ऑफ ऑल क्रॉप्स, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। Which technology is being used for precision agriculture? Precision agriculture in rural India. ब्लॉकचेन का इस्तेमाल अभी तक तो एग्रीकल्चर में नहीं है, एआई का इस्तेमाल भी नहीं है, वर्चुअल रियलिटी का भी नहीं है। इट्स ड्रोन्स एंड आईओटी। अब देखिए, ड्रोन्स एंड आईओटी क्या करते हैं, वो एक फार्म, वो एक खेत की मैपिंग कर लेते हैं। ठीक है। और वहां के आईओटी सेंसर्स की मदद से वहां की सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स को आप निकाल सकते हो कि कितना सैलाइन है, उसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स हैं, नहीं है। तो इसके मदद से आप बिल्कुल प्रिसाइजली बता सकते हो कि वहां पे कौन सी चीज जो है वो सही से चल सकती है, कौन सा जो है आपको क्रॉप लगाना चाहिए। और अगर आपके खेत में कभी फार्म में कोई प्रॉब्लम आई है, तो उस प्रॉब्लम को भी पिन पॉइंट करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो ड्रोन्स एंड आईओटी सेंसर्स शुड बी आवर आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द भारत नेट प्रोजेक्ट? ये भी हमने डिस्कस किया था। प्रोवाइडिंग फ्री वाईफाई इन अर्बन एरियाज, पहली चीज तो वाईफाई नहीं, दूसरी चीज अर्बन एरियाज नहीं। सेकंड, एक्सपैंडिंग रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, जी बिल्कुल, रूरल ब्रॉडबैंड, गांवों के अंदर जो है कनेक्टिविटी पहुंचनी चाहिए, सही है।
डिजिटाइजिंग लैंड रिकॉर्ड्स नहीं, सेटिंग अप रूरल बैंकिंग सिस्टम ये भी नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव लास्ट माइल कनेक्टिविटी। देखिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी क्या होता है, जब सड़कें आपके घर तक आती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, कि बिल्कुल लोगों के घर तक सड़कें पहुंच गई हैं आप, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी। ये इंप्रूव कैसे होगा देखते हैं। एक्सपेंशन ऑफ नेशनल हाईवेज, क्या नेशनल हाईवे बनाने से होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी? नहीं होगी। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे नेटवर्क्स, रेलवे से लास्ट माइल कनेक्टिविटी का रिलेशन नहीं है। लिमिटिंग रूरल डेवलपमेंट टू सेलेक्टेड रीजन्स, ये भी नहीं। आंसर इज स्ट्रेंथनिंग पीएम ग्राम सड़क योजना। ग्राम सड़क योजना में वो गांव में सड़कें बना रहे हैं। नेक्स्ट, द मेन गोल ऑफ डिजिटल साक्षरता अभियान, साक्षरता मींस लिटरेसी, मतलब पढ़ाई लिखाई की बात चल रही है यहाँ पे, ओके, लिटरेसी। प्रोवाइड ऑनलाइन कोर्सेज टू अर्बन स्टूडेंट्स, पहली चीज तो ऑनलाइन कोर्सेज नहीं, ऑनलाइन कोर्सेज नहीं पढ़ाया जा रहा है अभी इंडिया में, ठीक है। इंक्रीज डिजिटल लिटरेसी इन रूरल एरियाज, यस, अभी तो लोगों को सिखाया जा रहा है कि इन चीजों को चलाना कैसे है, इन चीजों का काम क्या है, अभी लोगों को ये सिखाया जा रहा है, ठीक है। प्रमोट कंप्यूटर साइंस डिग्रीज, जी बिल्कुल नहीं। एक्सपैंड मोबाइल बैंकिंग, जी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। इंक्रीज डिजिटल लिटरेसी इन रूरल एरियाज, ठीक है। द फोर पिलर्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड, अब देखिए बहुत बार जो है आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने मिलेंगे जो आपको लगेगा फोर पिलर्स, पता नहीं ऐसा कुछ पढ़ा था नहीं पढ़ा था, याद आए ना आए याद, तो ऐसे में क्या करना है, आपको एलिमिनेशन मेथड पे हमेशा जाना चाहिए, ठीक है। स्पेशली जहां पे आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिले, आपको तो जस्ट कोई भी एक गलत चीज उसमें पिक करनी है एंड आपको कट कर देना है। तो देखते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, अर्बनाइजेशन, जी नहीं, हम गांव को अर्बनाइज करने के फेवर में तो नहीं है, ना ही वहां बहुत ज्यादा टूरिज्म लाने का कोई मतलब बनेगा। रूरल डेवलपमेंट में टूरिज्म का क्या रिलेशन, ठीक है। फॉरेन ट्रेड, से भी कोई रिलेशन है। इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री से कोई खास रिलेशन है नहीं बहुत ज्यादा। डिजिटलाइजेशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ, सर्विसेज, रियल एस्टेट, कुछ भी नहीं। तो हमारे पास क्या बचा, हम रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या लाएंगे, हम लाएंगे एम्प्लॉयमेंट, हम लाएंगे एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ, ये होगा आपका सही ऑप्शन। Next, we have which of the following problems is commonly associated with contract farming? Contract farming में problem क्या है? ठीक है, common problem क्या है? Farmers receive guaranteed prices for their produce, जी नहीं, ये तो एक अच्छी बात है, उन्हें पहले से बता देते हैं आपको इतने पैसे मिलेंगे, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इंक्रीज्ड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन प्राइसिंग, गवर्नमेंट तो इंटरवीन ही नहीं करती, वो कहती है आप अपना आपस में देख लो। बेटर एक्सेस टू क्रेडिट फॉर स्मॉल फार्मर्स, जी नहीं, ये भी नहीं है। तो आंसर इज फार्मर्स लूज डिसीजन मेकिंग पावर ओवर देयर क्रॉप्स। देखिए होता क्या है, जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो उसके बाद आपको अपना प्रोड्यूस सेल करना ही होगा, आपके पास यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये जो है एक प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग लाइफस्टाइल एकेडमी कोर्सेज if you want to get into a top tier college. You can contact us on the number given below. Thank you.